तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोवर्जन may proceed either from a party or from a stranger। समझो क्या चीज है, किस कहानी का है ये मान लो देवांश है, ठीक है, और ये है हमारा निनाद, ठीक है। अब क्या हुआ, देवांश के पास में मुंबई के बीचों बीच एक प्लॉट पड़ा है, गन्ना सेठ आदमी है ये, मुंबई के बीचों बीच एक प्लॉट प्लॉट पड़ा है, हाँ फ्लैट नहीं बोल रहा हूँ, प्लॉट पड़ा है, ठीक है। तो उस प्लॉट की आज बाजार कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए है, ठीक है सर। अब निनाद जो है वो देवांश के पास में पहुंचा, ठीक है, देवांश को बोला देवांश अपना प्लॉट बेचता है क्या मेरे को। देवांश ने तो आउटराइट बिना प्राइस सुने ही मना कर दिया, नहीं मेरे को नहीं बेचना, ठीक है। निनाद अगले दिन वापस पहुंचा, देवांश के सर पे बंदूक रखी और बोल दिया देवांश अपना प्लॉट मेरे को 5 करोड़ रुपए में बेचता है क्या। अब देवांश को कंसेंट देनी पड़ी भाई, जान है तो जहान है, तो देवांश को कंसेंट देनी पड़ी, ठीक है। देवांश ने प्लॉट इसको दे दिया, निनाद ने 5 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जिसमें इसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आ रही है, ठीक है। ये चाहे तो इसके साथ में कंटिन्यू करे, ये चाहे तो इसको रिसेंड कर दे। क्या हो गया देवांश भाई। सर यहाँ पर इनविटेशन टू ऑफर नहीं हो गया, भले बंदूक रख के बात की है, पर यहाँ पर पूछ रहा है ना कि बेचेगा क्या, ऑफर तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। अरे वो पहले दिन किया था, पहले दिन तो अपना अपना बेचने में इंटरेस्टेड है क्या, ये लोग कैजुअली बात कर रहे हैं, ठीक है। देवांश बोला नहीं बेचूंगा, किसी को नहीं बेचनी मेरे को। फिर अगले दिन निनाद है ना बाजार गया, कोई अंडरवर्ल्ड में कॉन्टेक्ट थे इसके, जेब में बंदूक लेके आया, और दूसरे दिन इसने क्या किया, सीधा ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया कि देवांश अपनी जमीन मुझे 5 करोड़ रुपए में बेचता है क्या, इजंट सेकंड डे ही इज गिविंग अ डेफिनेट ऑफर और नॉट, यस और नो। ओके सर। है ना। तो फर्स्ट डे को लेके ही बैठ गया, तू पर्सनली लेने लग गया, बाहर निकल के आपस में लड़ाई मत कर लेना कि तूने मेरे को ऐसा ऑफर कैसे दिया या तूने मेरे से कंसेंट जबरदस्ती ले ली, ठीक है। लड़ाई तो नहीं करोगे बाहर, ठीक है, पर्सनली मत ले लेना। मैं एग्जाम्पल्स में तुम्हारे नाम इसलिए फिट करता हूँ ताकि क्या है, तुमको एग्जाम में याद रहे, वो परमानेंटली यहाँ पर छप जावे, ठीक है, और कोई रीजन नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, देखो एक और तरीका है, निनाद ने खुद सीन में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन निनाद ने एक गूंड को हायर किया, गुंडे को हायर किया भाई। गुंडे ने जाके देवांश की कनपटी पे बंदूक रखी और बोला ये प्रॉपर्टी निनाद के नाम करता है या नहीं कर, मतलब 5 करोड़ रुपए में बेचता है या नहीं बेचता है। तो फिर देवांश ने हाँ भरा। तो यार देखो, यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में और दूसरे वाले एग्जाम्पल में, एक में तो खुद पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी पे कोवर्जन अप्लाई कर रही है, खुद बंदूक लेके खड़ी हो गई। एक में क्या है, ये खुद अप्लाई नहीं कर रही है, ये थर्ड पर्सन के थ्रू अप्लाई करवा रही है, ठीक है, तो भी ये कोवर्जन की डेफिनेशन में आएगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आई आपको, बोलिए यस और नो। यस सर। ठीक है, यानी कोवर्जन कैन बी अप्लाइड आइदर बाय अ पर्सन, आइदर बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और बाय अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात क्लियर हो गई अपने को, यस सर। अब इस तरफ की बात करते हैं। अभी तक मैंने निनाद के साइड की बात करी कि या तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट खुद अप्लाई करे या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोवर्जन के थ्रू आई हुई ही कंसेंट कहलाएगी। अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड में, ये रहा निनाद, ये रहा देवांश, ठीक है। कोवर्जन या तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर सकता है या थर्ड पार्टी हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट वो भी अप्लाई कर सकता है, ये तो अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं। अब इधर क्या हुआ, एक तो है सीधे देवांश की कनपट, दोनों में से किसी ने भी सीधे देवांश की कनपटी पे बंदूक रख दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोवर्जन कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट,
ये तो अपन ने पढ़ ही लिया कि देवांश के ऊपर बंदूक रखी गई है। तो कोर्जन किस पे अप्लाई किया जा सकता है? इट कैन बी अप्लाइड ऑन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो क्लियर है। लेकिन मान लो देवांश शादीशुदा आदमी है और देवांश का एक बच्चा है, चाइल्ड है। हालांकि देवांश अभी खुद बच्चा है, लेकिन हम कहानी में समझने के लिए देवांश को शादीशुदा और इसका एक बच्चा भी बना देते हैं, ठीक है। अब या तो निनाद या ये गुंडा देवांश के को ऐसा बोलता है कि यदि तूने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो या तो हम तेरे बच्चे को किडनैप कर लेंगे, पहली धमकी। या फिर सही में इसके बच्चे को किडनैप कर लिया और इसको बोला कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जमीन बेचता है या नहीं बेचता है 5 करोड़ रुपए में हमको, ठीक है। तो यानी कि मैं सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा हूं, coercion can be applied either on the party to the contract or on the third person who is not a party to the contract, then also it will be qualified, मतलब it will be correct to call it coercion। यानी इधर भी चाहे पार्टी कर रही है या थर्ड पार्टी कोर्जन अप्लाई कर रही है, इधर भी चाहे पार्टी पे कोर्जन अप्लाई हो रहा है या थर्ड पार्टी पे कोर्जन अप्लाई हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये बाकायदा कोर्जन कहलाएगा। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई रे? आया ना? यस सर। राठौड़, यस सर। राठौड़ तू किस पे कोर्जन अप्लाई करेगी और कैसे Yes, sir. apply करेगी? यदि तुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना हुआ कोर्जन के थ्रू तो तेरा पसंदीदा तरीका क्या रहेगा? सर कोई नहीं। क्या बोली? सुनाई नहीं दिया। सर कोई नहीं। कोई नहीं सर, हम सीधे सच्चे लोग हैं। भले ही नाम में राठौड़ लगा हुआ तो क्या हुआ, हम राठौड़ी से एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने, ठीक है। चलिए, सो कोर्जन आ गया। अब देखो एग्जाम्पल है, ए फोर्सफुली स्लैप्ड ऑन बी's फेस, थप्पड़ लगा दिया, डिसलोकेटेड सम ऑफ हिज टीथ, कुछ दांत टेढ़े मेढ़े कर दिए, इतनी जोर से थप्पड़ मारा और थ्रेटन कर रहा है, मैं वापस यही करूंगा यदि तूने मुझे 50,000 रुपए उधार नहीं दिया या 50,000 रुपए नहीं दिया। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोर्जन, फिजिकल थ्रेट, सिंपल। किसी को बीटिंग करना आईपीसी में मना किया गया है, ठीक है। Now what are the effects of coercion? Number one effect is an agreement caused by coercion is voidable, यानी कि सही में पकड़ो तो क्या है, it's a voidable contract, it's a voidable contract। जिस contract में किसी की consent freely नहीं आती है वो voidable contract है। So it is enforceable only at the option of the party whose consent was so caused, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, दूसरे को ये नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड इज रेस्टिट्यूशन या रिस्टोरेशन। रेस्टिट्यूशन को रिस्टोरेशन भी बोलते हैं। देखो एक्स ने वाई की कंसेंट, एक्स ने वाई की कंसेंट जो है वो कोर्जन के थ्रू ली है, तो वाई के पास दो ऑप्शन है, या तो कंटिन्यू करे या रिसेंड करे, खत्म करे, ठीक है। यदि इसने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, यदि इसने ये वाला ऑप्शन चूज किया कि मैं तो खत्म करूंगा, तो जो बेनिफिट इसने डिराइव किए हैं वो इसको लौटाने होंगे और जो बेनिफिट इसने डिराइव किए हैं वो इसको लौटाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई के ऊपर, मान लो, चलो कहानी में तो मान ही सकते हैं कि रिया राठौड़ ने वाई की कनपट्टी पे, अपनी फ्रेंड हिमांशी की कनपट्टी पे बंदूक रख के बोल दिया कि ये जमीन मेरे नाम 2 करोड़ रुपए में करती है क्या, ठीक है। हिमांशी ने कहा ठीक दोस्त मिली यार, ऐसे दोस्त मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। 2 करोड़ रुपए इधर से इधर आए और इधर से इधर प्लॉट, वो जमीन चली गई, ठीक है। हिमांशी को पता था, उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ था, तो हिमांशी को पता था कि ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। पूरी अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करके कोर्ट में चली गई कि मुझे मेरी कंसेंट जबरदस्ती ली गई है, प्रूफ भी कर दूंगी, ठीक है, मेरी कंसेंट जबरदस्ती ली गई है, कृपया इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल है, मैं इसको रिसेंड करना चाहती हूँ, खत्म करना चाहती हूँ। कोर्ट में प्रूव हो गया, तो हिमांशी को भी 2 करोड़ रुपए लौटाने होंगे
और रिया राठौड़ को भी प्लॉट लौटाना होगा। तो restitution या restoration, the person to whom money has been paid or anything delivered must restore or return it। दोनों पार्टीज को to the extent possible उस चीज को रिटर्न करना होगा। तो इफेक्ट ऑफ कोर्जन समझ में आ गए ना, एग्रीमेंट कॉज्ड बाय कोर्जन इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, जिसको जो बेनिफिट मिला है यदि उसको खत्म कर रहे हैं तो रिस्टोर करना पड़ेगा। अभी तक के 2 समझ में आए या नहीं आए, बोलो हाँ या ना। यस सर। सेकेंड इज बर्डन ऑफ प्रूफ। सर किसे प्रूव करना पड़ेगा कि कोर्जन हुआ या नहीं? जो इल्जाम लगा रहा है ना कि मेरी कंसेंट कोर्जन के थ्रू ली गई है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन लाइज अपॉन द पर्सन हु वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यानी हिमांशी को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। बर्डन ऑफ प्रूविंग इन कोर्ट इसके ऊपर रहेगा। केवल चुपचाप जाके बोल देगी कि मेरे से जबरदस्ती कंसेंट लिए तो कोई नहीं मानेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो हमारे उसमें नहीं है। बर्डन किसका है प्रूव करने का? इसका है। बात समझ आ गई? बर्डन ऑफ प्रूफ बोलिए। यस सर। ठीक है एवरीवन? एवरीवन? यस सर। अरे अमीश नायर तू कहाँ गायब था रे? मैं इधर ही था। इधर ही था, ठीक है। अब छोटी छोटी 2 नोट्स बता रहा हूँ, पढ़ तुम खुद लेना क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। 2 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं, फिर कल से अंडर इन्फ्लुएंस चालू करेंगे। ठीक है। नंबर 1, आईपीसी मे और मे नॉट बी इनफोर्स वेयर कोर्जन इज कमिटेड। तो भी हम उसे कोर्जन मानेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखो ये है इंडिया की बाउंड्री। ठीक है, यहाँ मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज। ठीक है, ये इंडिया का मैप, ये है इंडिया की बाउंड्री। यहाँ कहीं गुजरात, यहाँ कहीं महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ से समुद्र, यहाँ बाउंड्री बीच के बाद में समुद्र चालू हो जाता है। ठीक है, फिर हाई सीज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एरिया जो है ना, ये भी इंडियन प्रभुत्व वाला एरिया माना जाता है, इंडिया के प्रभाव वाला सी माना जाता है कुछ नॉटिकल माइल्स तक। जब हम समुद्र में डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको मतलब कुछ अलग माइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ माइल्स तक ये इंडियन प्रभाव वाला सी है, इसमें कोई दूसरा घुसेगा तो इंडिया उसे मना कर सकता है। उसके बाद में चालू हो जाता है हाई सी, यानी इस वाले यहां से आगे जो भी सी है उस पे किसी भी कंट्री का कोई उस पे प्रभाव नहीं है। ठीक है, वो वहां से किसी भी कंट्री का शिप आ जा सकता है बिना परमिशन लिए, कुछ भी। ठीक है, यानी इंडियन लॉज एक तो कहाँ अप्लाई हो रहे हैं? इंडिया के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। एक ये जो थोड़ा सा शोर से लगता हुआ, मान लो 20 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ भी इंडियन लॉज यानी कि आईपीसी यहाँ भी अप्लाई होगा, आईपीसी यहाँ भी अप्लाई होगा। लेकिन इसके बाद से आईपीसी लगना बंद हो गया। क्या अभी तक की कहानी समझ में आई तो आप लोग को? बोलो हाँ सर। ठीक है, अब क्या हुआ सर, ये इंडिया की बाउंड्री, ये हाई, ये रेगुलर सी मतलब इंडिया के प्रभाव वाला, ये हाई सी। ठीक है, हाई सी में एक दिन रिया राठौड़ और हिमांशी एक शिप पे गए। यहाँ पर शिप पहुंचा हाई सी में, यानी कि अब यहाँ पर इंडियन लॉज अप्लाई नहीं हो रहे हैं। यहाँ रिया राठौड़ ने हिमांशी को 2 थप्पड़ लगाए, जबरदस्ती इसको 10,000 रुपए पकड़ाए, इससे इसका लैपटॉप ले लिया। ठीक है, अब वो राठौड़ है भाई, राठौड़ी कर सकती है। ठीक है, चलो बाद में ये यहाँ पर वापस शिप इंडिया में आया। ठीक है, हिमांशी को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। हिमांशी कोर्ट में गई, बोला इसने मेरे साथ में कोर्जन के तरीके से इसने मेरा लैपटॉप लिया है। ठीक है, जबरदस्ती मेरी कंसेंट ली है। ठीक है, रिया राठौड़ ने पहली बात तो ये बोला कि चलो प्रूव करने की बात दूसरी है, कहाँ हुआ? तो हिमांशी ने बोला ये देखो, ये इंडिया के शोर से इतने दूर हमारा शिप था, वहां हुआ। रिया राठौड़ बोले ये तो हाई सी है, हाई सी में इंडियन लॉज लगते ही नहीं है, ना तो इंडियन पिनल कोड लगता है, ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है, तो सर मेरे पे कोई केस बनता ही नहीं है। कोर्ट बोला बेटा, कोर्जन के केस में चाहे जिस जगह पे कोर्जन हुआ है वहाँ इंडियन लॉज लगते हैं या नहीं लगते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कोर्जन के थ्रू कंसेंट ली गई है तो वो कभी भी मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही बनाएगी।
क्या ये पहला नोट समझ में आया आपको? आईपीसी मे और मे नॉट बी इन्फोर्स्ड वेयर कोर्जन इज कमिटेड, इससे कोई मतलब नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एज अ वर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो सर, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. ऐसी चीजों का फायदा मत लेने लग जाना, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, थ्रेट टू फाइल अ सूट इज नॉट कोर्जन, बट थ्रेट टू फाइल अ सूट ऑन फॉल्स चार्जेस वुड अमाउंट टू कोर्जन। सर समझो, एक्स वाई को बोल रहा है कि यदि तूने, मैं तेरे पे केस फाइल करूंगा यदि तूने ये काम नहीं किया तो, ऐसा करके सामने वाले की कंसेंट ले रहा है। देखो वापस समझो, एक्स ने वाई को बोला यदि तूने ऐसा नहीं किया इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस तो मैं तेरे पे केस करूंगा। इससे डर के वाई ने अपनी कंसेंट दी, ठीक है? तो कंसेंट कैसे ली? वाया थ्रेट टू फाइल अ सूट, ठीक है? यदि आप सही पॉइंट को लेके सामने वाले को धमकी देते हैं कि तूने यदि ऐसा नहीं किया तो तू गलत होगा और मैं तेरे पे केस करूंगा, ठीक है? यदि वो आपने सही मतलब सही बात बोली उसको कि तू गलत है, तूने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया या ये जमीन मेरे को नहीं दी तो मैं तेरे ऊपर केस करूंगा, तो दैट इज अ थ्रेट टू फाइल अ सूट। लेकिन वो सही कारण से उसको थ्रेटनिंग दे रहा है कि मैं तेरे पे केस फाइल करूंगा, मेरा राइट बनता है, थ्रेटनिंग नहीं दे रहा है। वो कहता है मेरा राइट बनता है, यदि तूने मेरे साथ में केस, यदि तूने मेरे साथ में ये एग्रीमेंट नहीं बनाया तो मेरा राइट बनता है, मैं तेरे पे केस करूंगा। ऐसा करके इसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो ये सही चार्जेस पे उसको बोल रहा है कि मैं तेरे पे केस करूंगा। ये कभी भी कोअर्जन नहीं होता है। लेकिन एक्स ने वाई को बोला रॉन्ग चार्जेस लगा के तेरे पे केस कर दूंगा यदि तूने मेरे साथ में एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो फिर यदि ये ऐसे करके कंसेंट देता है तो ये कोअर्जन के थ्रू आई हुई कंसेंट है। If threat to file a suit upon wrong charges would definitely amount to coercion। कैसे? आप सब लोग बड़े लोग हो यार, 12वीं या उससे आगे के बच्चे हो, 11वीं 12वीं के, कई बार कुछ होता है ना, मान लो आपने न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कुछ लेडीज होती हैं वो कुछ जेंट्स पे इल्जाम लगा देती हैं कि यदि तुमने मेरी ये चीज मेरे को नहीं बेची या ये मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम पे XYZ तरीके के इल्जाम लगा दूंगी, ठीक है? सो थ्रेट टू फाइल अ सूट अपॉन रॉन्ग चार्जेस वुड, और उसके थ्रू यदि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो इट वुड डेफिनेटली अमाउंट टू कोअर्जन। क्या ये बात समझ में आई आपको? कोअर्जन के थ्रू है तो इसकी फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है। क्या ये बात समझ में आई? नोट नंबर 2 आपको? यस सर। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आज फिर अब इतना टाइम नहीं बचा है कि अब मैं कंपनीज एक्ट की क्लास चालू करूं, ठीक है? देखते हैं, संडे को ही देखते हैं यार, 2-2 घंटे पढ़ लिया करेंगे, जैसा भी रोज की पॉसिबिलिटी होगी अपन देख लेंगे। सो विद दिस वी फिनिश योर कोर्जन। कोर्जन का नोट मेरे को कल सभी जने क्लास में आए उससे पहले फ्री कंसेंट का इंट्रोडक्शन और कोर्जन का नोट मिल जाना चाहिए। पढ़ के याद करके अपने पॉइंटर्स बनाना, बाकायदा एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए फोड़ डालोगे अब तुम। चलो भाई, आज की क्लास यहीं खत्म। किसी को कोई डाउट तो नहीं है?